हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट पे हमने देखा था कि वांग जी जो कि विंग से मिलने जियांग क्लैन आ गया था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि एक काम कर रहा था और उसके साइड में उसके दोनों बच्चे लेटे थे। वहाँ पर वैन क्वीन आती है। वैन क्वीन देखती है कि विंग के चेहरे पे आज बहुत ज़्यादा स्माइल थी और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वैन क्वीन कहती है, क्या बात है विंग, आज तो तुम बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, क्या आज कुछ स्पेशल है? विंग जो कि स्माइल करता है और वो कहता है, नहीं वैन क्वीन, ऐसा कुछ नहीं है। वैन क्वीन जो कि स्माइल करती है और कहती है, क्या ब्रदर इन लॉ के आने से तुम खुश हो? विंग जो कि बस वैन क्वीन को ही देख रहा था और वो स्माइल करता है और वो कुछ नहीं कहता। वैन क्वीन समझ जाती है कि विंग बहुत ज़्यादा खुश है। वहाँ पर फिर वांग जी आ जाता है। वैन क्वीन जो कि अब वहाँ से उठती है और वो चली जाती है। वांग जी वहीं पे बैठा हुआ था। विंग जो कि बस उसे देख रहा था पर कुछ कह नहीं रहा था। समय ऐसे ही बीत रहा था और अब इवनिंग हो चुकी थी। वांग जी जो कि अब तैयार हो रहा था क्योंकि उसे वापस फिर से लैंड क्लैन जाना है। विंग जो कि थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहना चाहता था कि हस्बैंड आप रुक जाइए, लेकिन विंग कुछ नहीं कह पाता। और वांग जी जो चाहता तो था रुकना, पर चैंग ने उससे कहा था वो आ जा सकता है पर रुक नहीं सकता। विंग जो कि बस वांग जी को देखता है और वांग जी बेबी को उठाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, अपना और बेबी का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ, मैं जल्दी वापस आऊँगा। विंग कहता उसके बाद वांग जी जियांग क्लैन से निकल जाता है। विंग बस वांग जी को जाता हुआ ही देख रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि हॉर्स पे था और वो बहुत तेज़ी से हॉर्स पे राइड कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि खाना खा रहा था, लेकिन विंग जो कि अब थोड़ा उदास हो चुका था। वो सोच रहा था क्या हस्बैंड पहुंच गए होंगे? जियांग क्लैन से लैंग क्लैन का रास्ता बहुत दूर का है, क्या वो अभी तक पहुंचे होंगे? विंग जी से वांग जी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि ये समय रात का हो रहा था और विंग जानता है कि लैंड क्लैन और जियांग क्लैन आपस में बहुत दूर हैं एक दूसरे से। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अब लैंड क्लैन पहुंच चुका था। वांग जी जो रात में पहुंचा था, देर रात में, और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा थक चुका था। वांग जी अपने हॉर्स को खड़ा करते हैं और वो महल के अंदर आ जाता है और वांग जी सीधा अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। वांग जी जो कि बहुत थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पे आज बहुत बड़ी स्माइल थी। वांग जी जिसके सामने बार बार अपने बच्चे और विंग का चेहरा सामने आ रहा था। वांग जी कहता है, मैं थक गया हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। अगर मुझे विंग और बेबी से ऐसे रोज़ मिलने को मिले तो मैं रोज़ जियांग क्लैन जाऊँगा बिना थके। और वो स्माइल कर रहा था। विंग जो कि बस अपने बच्चे को लेकर घूम रहा था। विंग भी वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है, काश हस्बैंड आज रुक जाते तो कितना अच्छा होता, बच्चे और हस्बैंड दोनों साथ होते। विंग देखता है कि उसका बेबी जो कि जग रहा है और वो फीड कर रहा है, उसका ध्यान विंग की बातों में है ही नहीं। वो आज विंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता। विंग कहता है, क्या तुम्हारे बाबा आए तो तुम अपनी माँ को भूल गए? तुम माँ की बातों का जवाब नहीं दोगे? बोलो बेबी, जवाब नहीं दोगे? बेबी जो कि बस अपना फीडिंग करने में बिजी था। विंग जो बेबी को देख के स्माइल करता है। विंग देखता है कि वो बेबी जो एक विंग के जो चेस्ट है उसे फीड कर रहा था और दूसरे से वो खेल रहा होता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम जब एक को फीड कर रहे हो तो दूसरे को क्यों टच कर रहे हो? बेबी जो कि बस स्माइल कर रहा था। विंग कहता है, तुम बहुत बहुत ज़्यादा नोटी हो, तुम खेलते भी हो और फीड भी करते हो, दो काम एक साथ करते हो, तुम कितने नोटी हो। विंग जी से खुद अब थोड़ी मस्ती छाती है और वो बेबी के साथ मस्ती करने की सोचता है। वो अपना हाथ, अब बेबी का हाथ अपनी जो चेस्ट है उससे हटा देता है। बेबी जो कि रोने लग जाता है। विंग कहता है, अरे ये क्या हुआ, मैंने अपना हाथ ही तो हटाया और तुम इतना रोने लग गए। विंग फिर उसका हाथ खुद पकड़ के अपनी चेस्ट पे रखवा देता है और कहता है, अगर तुम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। विंग जो कि अब बेबी को बेड पे लिटा देता है और वो अपने दूसरे बेबी को देखता है और कहता है, तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा छोटू सा भाई, ये बहुत ज़्यादा सीधा है, मासूम है। तुम भी हो लेकिन तुम बहुत नोटी हो, और तुम बड़े भाई हो लेकिन तुम्हारी हरकतें सारे छोटे भाइयों की तरह है। विंग जो कि ऐसे बातें करते करते सो जाता है
और हमें सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब उठता है तो वो सोचता है काश आज भी हस्बैंड मेरे सामने हो, लेकिन विंग जिसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है उसके सामने कोई नहीं था। विंग कहता है किस्मत मेरे पे रोज रोज मेहरबान नहीं हो सकती। विंग फिर उठता है और वो सीधा बाथरूम में चला जाता है। वो बाथरूम में जाने से पहले बेड के दोनों साइड पे लगा देता है कि जिससे बेबी गिरे ना, और विंग जो कि स्माइल कर रहा था फिर विंग बात लेने चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जिसकी अब आँख खुलती है और वांग जी समय देखता है तो अब दोपहर हो रही थी। वांग जी कहते हैं क्या दोपहर हो गई, मेरी आँख क्यों नहीं खुली, मुझे जियांग क्लैन जाना था, मैंने तो अपने क्लैन का कोई काम भी पूरा नहीं किया, मैं जियांग क्लैन कैसे जाऊँगा। और वांग जी जो कि जल्दी उठता है और वो सीधा बाथरूम में भाग जाता है, अपने रोब्स लेता है। और वांग जी जो कि बहुत जल्दी तैयार होकर आता है और वो देखता है कि सभी लोग अपना काम कर रहे थे। वांग जी फिर सीधा जो कि उसके क्लैन के काम होते हैं वो करने लग जाता है। वांग जी जो सारा काम बहुत जल्दी जल्दी निपटा रहा था, लेकिन फिर भी उसे काम करने में जो कि पूरा दिन लग जाता है और वो इवनिंग में फ्री होता है। वांग जी जो कि बस यही सोच रहा था कि मेरा आज का दिन बर्बाद हुआ, मैं विंग के पास जा नहीं पाया। और वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं सारा काम जल्दी निपटाता हूँ और फिर मैं रात में ही निकल जाऊँगा जियांग क्लैन जाने के लिए। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग जो कि अपने लिए जो उसकी वेडिंग ड्रेस थी वो सिलेक्ट कर रहा था। वहाँ पे विंग आता है, विंग बैठ जाता है। चैंग कहता है देखो विंग ये मैंने अपने लिए लिया है, क्या ये मुझ पे अच्छा लगेगा। विंग वो ड्रेस देखता है और कहता है हाँ चैंग ये तो बहुत ब्यूटीफुल है और तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद चैंग अपने बैक साइड से एक और ड्रेस निकालता है और कहता है विंग इसे भी देखो। विंग कहता है ये क्या, तुमने तो अपने लिए ड्रेस पसंद कर ली है ना, फिर ये क्या। चैंग कहता है एक बार खोल के तो देखो। वहाँ पे वैन क्वीन आ जाती है। विंग अब उस ड्रेस को खोलकर देखता है तो वो छोटे छोटे हानफू थे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। विंग कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। चैंग तुमने ये कब लिया। चैंग कहता है जब मैंने अपने लिए वेडिंग ड्रेस बनवाई तो मैंने उसी कपड़े में बच्चों के लिए भी ये हानफू बनवाए। विंग जो कि वो देख रहा था और वो कहता है ये तो बहुत प्यारे हैं। चैंग कहता है ठीक है विंग, फिर अभी इन्हें ट्राई करो क्योंकि वेडिंग वाले दिन बच्चों को यही पहनने हैं। विंग कहते हैं ठीक है। उसके बाद विंग जो कि बच्चों को वो रोब्स पहनाने लग जाता है। विंग जब बच्चों को वो रोब्स पहनाता है तो वो रोब्स बहुत ज़्यादा बड़े थे, बच्चे तो उसमें दिख ही नहीं थे, वो बिल्कुल ढक गए थे। वैन क्वीन हंसती है और कहती है कैसे रोब्स तुमने बनवाए हैं, बच्चे तो इसमें बिल्कुल गायब हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि बच्चों को दोनों को ब्लैंकेट पहना दिया गया है। और वो हंस रही थी। विंग भी हंसता है और कहते हैं चैंग ये तुमने क्या कपड़े बनवाए हैं, बच्चे तो इसमें गायब हो गए हैं, इसे पहनकर तो वो कैसे लग रहे हैं, वो तो दिख ही नहीं रहे। और विंग भी हंस रहा था। चैंग जो कि अब उदास हो जाता है और कहता है मैंने बहुत मन से बच्चों के लिए ये कपड़े बनवाए थे। विंग जो कि चैंग की शक्ल देख रहा था और वो कहते हैं चैंग उदास मत हो, ये बड़े ही तो हैं, इन्हें छोटे किया जा सकता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें छोटे करवा दूंगा। चैंग कहता है पक्का। विंग कहता है उसके बाद चैंग जो कि स्माइल करता है। ऐसे ही ये टाइम बीत रहा था और अब नाइट हो चुकी थी। सभी लोग अपने कमरे में आराम कर रहे थे। विंग जो कि बेड की उसी जगह पे अपने हाथ फैला रहा था जहाँ पे कल वांग जी लेटा था। विंग जो कि बस वांग जी के बारे में सोच रहा था और कहता है पता नहीं कब हम साथ होंगे हस्बैंड, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जिसने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। वांग जी कहते हैं अब सारे काम पूरे हो चुके हैं, अब मैं निकल सकता हूँ। और वो समय देखता है तो इस समय रात के 2 बज रहे थे। वांग जी सोचता है इसी समय निकल जाता हूँ, अगर मैं जल्दी पहुँच गया तो मैं ज़्यादा समय बच्चों के पास रह पाऊँगा। और वांग जी जो कि अपने रूम से निकल जाता है और वो अपने हॉर्स पे बैठता है और वो अब लैन क्लैन से निकल जाता है जियांग क्लैन के लिए। वांग जी जो बहुत तेज़ी में आ रहा था लेकिन अचानक ही बारिश होना शुरू हो जाती है। वांग जी जो बारिश में भीग रहा था और वांग जी पूरे रास्ते भीगते हुए आता है और वो मॉर्निंग के 6 बजे जियांग क्लैन पहुंच जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब उठ चुका था और इसने बात भी ले लिया था। विंग जो कि बस बेबी को लेकर हॉल में ही बैठा था। वहाँ पे वैन क्वीन, चैंग और मैडम यू बैठे थे। वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और वहाँ पे वो सभी लोग नाश्ता भी कर रहे थे। वहाँ पर वांग जी आता है। विंग देखता है कि वांग जी जिसके जो रोप्स थे वो पूरे गीले हो चुके थे और उनमें से पानी टपक रहा था।
विंग देखता है कि वांग जी जो कि बारिश में पूरा गीला हो चुका है। विंग बेबी को साइड करता है और भागकर वांग जी के पास जाता है और कहता है, हस्बैंड आप यहाँ और ऐसे बारिश में भीगते हुए। वांग जी कहता है, जब मैं घर से निकला था तब बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक रास्ते में बारिश होने लग गई और मुझे रास्ते में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ मैं रुक सकूँ, तो मैं पूरे रास्ते भीगते हुए ही जियांगलैंड आ गया। विंग कहता है, ठीक है आइए, और वो उसको अपने रूम में ले जाता है। विंग देखता है कि वांग जी जो कि ठंड की वजह से काँप रहा था क्योंकि बारिश अभी भी हो रही थी। विंग वांग जी को अपने रूम में ले जाता है और उसके बाद वो उसे कुछ रोप देता है, लेकिन उससे पहले वो उसके बालों पे टॉवल से उसे पोंछ रहा था और वो कहता है, हस्बैंड आपको यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए था। हस्बैंड जब मौसम ख़राब था तो आपको नहीं आना चाहिए था। वांग जी कहते हैं, मैं वैसे भी कल नहीं आ पाया, कल मैं क्लैन के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और सुबह मेरी आँख नहीं खुली, इसीलिए मैं कल नहीं आ पाया। मैं आज यहाँ आना चाहता था, इसीलिए मैं रात में ही निकल गया। विंग जो कि बस वांग जी की बातें ही सुन रहा था। उसके बाद विंग जो कि वांग जी को रोप देता है और कहता है, हस्बैंड आप अपने रोप चेंज कर लीजिए वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वांग जी कहता है, ठीक है। उसके बाद वांग जी जो कि बाथरूम में चला जाता है और वो अपने रोप्स को चेंज करके आता है और वांग जी भी आकर हॉल में ही बैठ जाता है। वांग जी देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग चैंग की शादी की बातें कर रहे थे क्योंकि परसों शादी थी और वो कह रहे थे कि सभी जो गेस्ट है वो कल तक आ जाएंगे, तो कल के लिए उन्हें गेस्ट के रहने की व्यवस्था करनी होगी। वो सब इसी बारे में बात कर रहे थे। वांग जी देखता है कि उसके दोनों बेबी आज जग रहे थे और वो दोनों ही खेल रहे थे। उनके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी और वो बहुत तेज तेज हंस रहे थे। वांग जी जिसके चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो भी बेबी को ले लेता है। चैंग जो कि किसी काम से क्लैन से बाहर जा रहा था, वहाँ पे वांग जी आता है और कहता है, रुको चैंग, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चैंग कहता है, नहीं मैं अकेले जा सकता हूँ। वांग जी कहता है, लेकिन मुझे माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। चैंग कहता है, ठीक है। उसके बाद वो दोनों क्लैन से निकल जाते हैं और वो दोनों ही बाजार गए थे। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने रूम में ही बैठा था, वहाँ पे वैन क्वीन आती है और वो भी बैठ जाती है और बेबी को खिला रही थी और वो विंग से बातें करने लग जाती है। वैन क्वीन कहती है, विंग क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? विंग कहता है, हाँ वैन क्वीन पूछो। अगर तुम्हें वापस लैंड क्लैन जाने का मौका मिले तो क्या तुम लैंड क्लैन जाना चाहोगे? विंग जब वैन क्वीन की बात सुनता है तो वो उसकी तरफ देख रहा था। वैन क्वीन कहती है, जवाब दो, अगर मौका मिलेगा तो तुम जाना चाहते हो? क्या तुम पुरानी सारी बातों को भूल चुके हो? विंग कहता है, हाँ अगर मौका मिलेगा तो मैं जाना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ जो पहले हुआ वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं कब तक उन बातों को लेकर ही बैठा रहूँगा? मुझे अब अपने बच्चों पे ध्यान देना है। मैं अपने चक्कर में उनको उनके बाबा से दूर नहीं रख सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को उनके बाबा का प्यार भी मिले। और वैसे भी वो जो भी हुआ था वो एक गलतफहमी थी। हस्बैंड ने गलतफहमी में आकर वो सब किया और वो मुझसे कई बार उसकी माफ़ी मांग चुके हैं और जितना मैंने सहा है उन्होंने भी उतना सहा है। जब से मैंने घर छोड़ा था तब से वो भी घर में नहीं थे, वो भी दर दर भटक रहे थे, मुझे ढूंढ रहे थे। वैन क्वीन जो कि बस विंग की बातें सुन रही थी वो कहती, ठीक है विंग, तुम बेबी का ध्यान रखो, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। और वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी और चैंग अब दोनों ही बाजार से आ चुके थे। वांग जी से अब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका था और वो बार बार चीख रहा था। विंग देखता है ये समय नाइट का हो चुका था, ये समय वांग जी के जाने का हो रहा था। विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था और उसका दिल कह रहा था, हस्बैंड रुक जाइए, आप ठीक नहीं है, रुक जाइए। वांग जी जो कि बस अब विंग और बच्चे को ही देख रहा था। वांग जी जो समझ रहा था कि समय अब उसके जाने का है। वांग जी कहता है, ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ। वांग जी जो कि जैसे ही उस महल से निकलने वाला था वहाँ पर वैन क्वीन आती है और कहती है, ब्रदर इन लॉ। वांग जी वैन क्वीन की बात सुनता है और कहता है, हाँ। वहाँ पर मैडम यू
चैंग भी खड़े थे। वैन क्वीन कहती है, ब्रदर इन लॉ, बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप अभी निकलेंगे तो सुबह तक ही लैंडप्लेन पहुंच पाएंगी, और क्या पता रास्ते में फिर से मौसम ख़राब हो जाए। आप पूरे रास्ते भीगते हुए आए हैं, आपको आज रात यहीं पे रुक जाना चाहिए। वांग जीजो की वैन क्वीन की बात सुनता है, और मैडम यू भी कहती हैं, हाँ बेटा तुम आज यहीं रुक जाओ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। वांग जी जो कि फिर इधर उधर देखता है। चैंग जो कि उसे गुस्से में घूर रहा था। वांग जी कहते, ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। सीन शिफ्ट करके हमें विंग के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी बैठा हुआ था और उसे बहुत ज़्यादा छींक आ रही थी। विंग जो कि उसे एक ब्लैंकेट दे देता है और कहता है, हस्बैंड आप इसे ओढ़ लीजिए और मैं अभी आता हूँ। और विंग जो कि रसोई घर में जाता है और वो कुछ बना रहा था, वो वांग जी के लिए काढ़ा बना रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें चैंग के रूम का दिखाया जाता है। चैंग जो अपने रूम में था, वहाँ वैन क्वीन आती है। चैंग जो कि वैन क्वीन से गुस्सा होता है और कहता है, तुमने उससे रुकने के लिए क्यों कहा? वैन क्वीन कहती है, पहली बात तो उन्हें रिस्पेक्ट से बोलो, वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हैं, तुम उन्हें ऐसे नहीं बोल सकते। चैंग कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? चैंग कहता है, क्या तुम भूल गई उन्होंने विंग के साथ क्या किया था? वैन क्वीन कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं भूली, पर मैं ये भी जानती हूँ कि विंग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जो उन्होंने किया वो एक गलत फहमी की वजह से किया, इस बात को तुम समझो। तुम कब तक उनसे गुस्सा रहोगे जब उन्हें विंग ही अपना चुका है? तो चैंग ये नाराज़गी किस लिए? तुम्हें ये सब कुछ विंग के लिए कर रहे हो ना, लेकिन तुम मेरी बात का भरोसा करो, विंग उन्हें माफ़ कर चुका है और विंग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग उनके साथ रहना चाहता है। विंग चाहता है कि उसे उसके बच्चों को उसके बाबा का प्यार मिले। चैंग कहता है, नहीं मैं नहीं मानता और मैं विंग को नहीं जाने दूंगा। वैन क्वीन जो कि बस चैंग को देख रही थी, चैंग गुस्से के मारा अपने रूम से चला जाता है। वैन क्वीन कहती है, चैंग तुम क्यों नहीं समझते, विंग को उनकी ज़रूरत है और बच्चों को भी, और अब तुम्हें भी इन सब चीज़ों से आगे निकलना ही होगा। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने रूम में आता है और वो कहता है, हस्बैंड उठिए, मैं कुछ लाया हूँ। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, पहले उठिए, फिर वो उसे वांग जी को उठाता है। विंग कहता है, हस्बैंड ये काढ़ा है, इसे जल्दी पी लीजिए, और ये गर्म है तो आराम से पीजिएगा, आपकी खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। वांग जी कहता है, शुक्रिया, लेकिन विंग तुम्हें मेरे लिए ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी। विंग जो कि कुछ नहीं कहता और वो वांग जी को वो दे देता है। वांग जी जो कि उसे पी रहा था वो काढ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा कड़वा था। वांग जी लेकिन कोई भी अपना फेस बनाए बिना चुपचाप उस काढ़े को पी लेता है। विंग जिसके चेहरे पे एक स्माइल थी और वो अब बेबी को उठा रहा था। वांग जी जो कि फिर से ही साइड में लेट गया था। विंग जिसने दोनों बेबी को फीड करवा दिया था और उसने बेबी को बहुत अच्छे से ब्लैंकेट भी उड़ा दी थी। विंग जो कि वांग जी के पास आता है और वो उसका फोरहेड चेक करता है। विंग चेक करता है तो वांग जी को बहुत ज़्यादा तेज बुखार था और वांग जी जो कि ठंड की वजह से काँप रहा था। विंग कहता, इन्हें तो बुखार हो गया है और ये इतना काँप क्यों रहे हैं? विंग जो कि एक और ब्लैंकेट ला के वांग जी के ऊपर उड़ा देता है, लेकिन वांग जी जिसका हाथ और उसका पूरा शरीर अभी काँप रहा था। विंग कहता, ऐसे तो इनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, मैं क्या करूँ? बारिश जो लगातार हो रही थी, मौसम जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था। विंग फिर वांग जी के ऊपर से वो दोनों ब्लैंकेट हटाता है और आकर उसके पास ही बैठ जाता है। विंग जो कि अपने हाथों से वांग जी के हाथों को रब कर रहा था। विंग जिसके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म थे, वांग जी को जैसे ही विंग का टच महसूस होता है, वांग जी विंग को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था और वांग जी जो विंग की जो कमर है उसे बहुत टाइट पकड़ लेता है और विंग की जो बैली है उस पर अपना जो सर है वो रख देता है। और विंग जो कि महसूस करता है कि वांग जी जिसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे थे, विंग जो वांग जी से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे दूर जाने नहीं देता। विंग फिर वहीं पे वांग जी के बिल्कुल पास में आकर ही लेट जाता है। वांग जी जिससे विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म थी। वांग जी जो धीरे धीरे विंग के जो रोप्स की जो बेल्ट है वो नी में हटा देता है और वो अपने हाथ को विंग की बॉडी पे फहरा रहा था। विंग जो कि इससे काँप रहा था। विंग जो कि वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन वांग जी जो कि नींद में था,
वो कहता है मुझे मत रोको, मुझे अच्छा लग रहा है। विंग फिर कुछ नहीं कहता। वांग जी जो कि अचानक ही विंग की जो रोब है उसे हटाकर उसकी नेक पे किस करने लग जाता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि वो और वांग जी बहुत समय बाद ऐसा कुछ कर रहे थे। विंग जो वांग जी को खुद से दूर करता है और वो देखता है कि वांग जी जिसके चेहरे पे बहुत सारा पसीना था और वो तप रहा था, वो उसे बहुत ज़्यादा बुखार था। वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, उसका पूरा शरीर काँप रहा था। विंग जो कि बस वांग जी को देखता है और वो अचानक ही वांग जी को हक कर लेता है। विंग जो खुद फिर अपने जो अपर रोब से वो हटा देता है और वो वांग जी के भी हटा देता है और वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी जिसे अब विंग की बॉडी मिली थी और वो इतनी ज़्यादा गर्म थी, वांग जी उसे हक कर लेता है और वांग जी जो कि विंग को बहुत टाइट हक करता है। विंग महसूस करता है कि वांग जी जिसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, उसे ठंड लग रही थी। विंग भी उसे महसूस करता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। विंग जो कि अपने पैरों से वांग जी के पैरों को रब कर रहा था, वो एक तरीके से वांग जी की बॉडी को थोड़ा हीट करने की कोशिश कर रहा था जिससे वांग जी को ठीक लगे। विंग जो कि बहुत कोशिश करता है लेकिन विंग कहता है इससे अभी कुछ नहीं हुआ, इनका जो कांपना है वो भी बंद नहीं हुआ। विंग फिर अपने पैरों से वांग जी के पैरों को बिल्कुल एक करता है, उन्हें उसमें फंसाता है और वांग जी को बिल्कुल अपनी बॉडी से चिपका लेता है। उसके बाद विंग खुद ही वांग जी के लिप्स पे किस करने लग जाता है और वो वांग जी की पूरी नेक पे, उसके शोल्डर पे किस कर रहा होता है। वांग जी जिसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो तो विंग को हक करे जा रहा होता है पर विंग कहता है हस्बैंड एक मिनट और फिर वो ये कह के किस करने लग जाता है। उसके बाद विंग जो कि अपनी बॉडी से जो भी उसने क्लॉथ वेयर कर रखे थे वो सारे रिमूव कर देता है और वो वांग जी के साथ अब वही सब करने लग जाता है। वांग जी भी उसका पूरा साथ दे रहा था और वो दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय के साथ पहली बार बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वो लगातार एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग आज वांग जी को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। वांग जी भी विंग पे बिल्कुल टूट के पड़ गया था। विंग जो कि वांग जी को किस कर रहा था और उसके मन में यही ख्याल आ रहे थे कि हस्बैंड मैं इस रात के लिए कितना तरसा हूँ। आपको पता है मैं आपको हर रात ऐसे ही इमेजिन करता था। मैं सोचता था कि क्या मेरी लाइफ में ये पल दोबारा आएगा या नहीं। मैं हमेशा हर रात आपको इमेजिन करता था अपने साथ इसी दशा में। और विंग ये कह के वांग जी के फोरहेड पे किस करता है, उसके लिप पे किस करता है, उसके शोल्डर पे, उसके नेक पे, हर जगह। विंग और वांग जी इस समय दोनों ही इंटीमेट हो रहे थे और विंग जो कि वांग जी से बातें भी कर रहा था। विंग कहता है हस्बैंड पता है मैं आपका कल इंतज़ार कर रहा था, आप नहीं आए। मैंने आपका बहुत रास्ता देखा लेकिन आप नहीं आए तो मैं उदास हो गया, लेकिन आज जैसे ही आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हस्बैंड आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, देखो आप कितने ज़्यादा बीमार हो गए हो। वांग जी जो कि अब हल्का होश में आता है और वो विंग की ये सारी बातें सुन रहा था और वो विंग को हिट कर रहा था, लेकिन इस बार वो विंग को बहुत प्यार से और बहुत जेंटली हिट कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि विंग ने अभी बेबी को बर्थ दिया और विंग अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो उसके साथ हार्शली ये सब बर्दाश्त कर सके। वांग जी जो बस चुपचाप अपना काम कर रहा था और विंग की सारी बातें सुन रहा था। वांग जी जिसकी जो लिप्स थे अब वो विंग की नेक पे थे और वो विंग की नेक पे किस कर रहा था। विंग कहते हस्बैंड मैं आपके साथ अपने घर जाना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ, क्या आप बिना कहे मेरी इन बातों को समझ नहीं सकते। मैं जाना चाहता हूँ अपने घर, मैं चाहता हूँ मेरे बेबी दोनों अपने फादर के साथ रहें। मैं आपको ऐसे थका हुआ नहीं देख सकता। मैं देखता हूँ आप आते हो, आप कितना ज़्यादा थक जाते हो, आप पूरी रात ट्रैवल करते हो और सुबह यहाँ आते हो। हस्बैंड मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं और आप हम दोनों ही हमारे घर में रहें, लैंड क्लैन में। क्या आप मेरी बातों को बिना कहे समझ नहीं सकते। हस्बैंड
और वांग जी जो कि बस विंग को किस कर रहा था। उसके बाद विंग भी अब वांग जी की लिप्स को पकड़कर खुद ही किस करने लग जाता है और विंग जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर वांग जी को किस कर रहा था। वांग जी जो विंग को लगातार किस कर रहा था, विंग जो कि अब हंस रहा था और वो खुद से वांग जी को थोड़ा दूर करता है। वांग जी जो कि अब विंग के नेक पे आ जाता है और वो नेक से होते हुए चेस्ट तक आ जाता है और वो इस समय विंग के चेस्ट पे किस कर रहा था। वो देखता है कि वहाँ पे कुछ निशान थे। वांग जी जो कि स्माइल करता है, उसे पता था कि ये निशान किसने थे। वांग जी जो कि स्माइल करता है और फिर वो भी विंग के जो चेस्ट होती है वहाँ पे किस करने लग जाता है। विंग को ये एहसास बहुत अलग लगता है क्योंकि अब विंग जो कि बच्चों को फीड करवाता था तो उसे ये बहुत अलग लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। विंग जो कि फिर खुद ही वांग जी का जो हेड है उस पर अपने हाथ रखता है और कहता है हस्बैंड फास्टली प्लीज़। वांग जी जो विंग के एक चेस्ट पे किस कर रहा था और उसका दूसरा हाथ विंग के दूसरे चेस्ट पे था। विंग जब ये देखता है तो स्माइल करता है और कहते हैं मैंने ऐसा सुना था कि बच्चे अपने फादर पे जाते हैं, लेकिन ये तो उल्टा है। आप खुद अपने बच्चों पे गए हैं, ये हरकतें तो आपके बच्चे करते हैं। विंग ये कह के बहुत स्माइल करता है। वांग जी जो कि सब सुन रहा था और वो विंग को लगातार किस करता है। वो किस स्माइल के चक्कर में अचानक ही विंग के चेस्ट पे हल्की सी बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से विंग की हल्की सी चीख निकल जाती है और विंग कहता है हस्बैंड आप किस कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप बाइट क्यों कर रहे हैं। आपके बेबी भी बाइट करते हैं और आप भी। वांग जी जो कि आप बिल्कुल नींद में नहीं था, वो प्रॉपर होश में आ चुका था। वांग जी कहता है सॉरी। विंग कहता है क्या हस्बैंड आपको होश आ गया। विंग जब ये देखता है तो विंग जो कि पूरा शर्मा जाता है और वो बैक साइड हो जाता है। वांग जी जो कि बस उसे देख रहा था। विंग कहता है हस्बैंड आपको कब होश आया। वांग जी कहता है मुझे होश शुरू में ही आ गया था। विंग कहता है तो क्या आपने मेरी सारी बातें सुनी। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग को बैक साइड से हक कर लेता है और उसके हाथ विंग के पहले पे थे और कहता है हाँ मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। और वो फिर विंग को सीधा करता है और वो विंग को किस करने लग जाता है। वो दोनों ही किस कर रहे थे और वो अपनी नाइट को बहुत अच्छे से ही एंजॉय करते हैं। लेकिन वांग जी से बहुत ज़्यादा चीख आ रही थी। वांग जी कहता है विंग तुम मुझसे दूर हो जाओ, अगर तुम मेरे साथ ये सब इस समय करोगे तो शायद तुम बीमार पड़ सकते हो। विंग कहते नहीं हस्बैंड। वांग जी जो विंग से दूर होने की कोशिश करता है और वो उठ के जाने वाला था कि विंग उसका हाथ पकड़ता है और खींच लेता है और कहता है हस्बैंड मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपके साथ हर दशा में ये सब कर सकता हूँ, हर समय कर सकता हूँ, किसी भी हालत में। और फिर वो वांग जी को अपने ऊपर खींच लेता है और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। वांग जी जो कि स्माइल करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट के साथ किस कर रहे थे और वो दोनों ही इंटीमेट भी हो रहे थे। वो दोनों पूरी रात एंजॉय करते हैं। वांग जी जिससे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका था वो बीच बीच में किस करते समय चीख भी देता है। विंग जो कि फिर हंसने लग जाता है। वांग जी कहता है सॉरी विंग। विंग कहता है कोई बात नहीं हस्बैंड, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वो खुद वांग जी को किस करने लग जाता है उसकी लिप पे और वो दोनों अपनी नाइट बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सीन शिफ्ट करके अब हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि वांग जी के साथ ही सो रहा था। वांग जी जिसका सर अभी विंग की चेस्ट पे था। विंग ने भी वांग जी को हक कर रखा था। अचानक ही विंग को एक बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। विंग जिसकी अब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वांग जी का सर उसकी चेस्ट पे था। विंग थोड़ा सा उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी जो नहीं हट रहा था। विंग फिर वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और कहता है हस्बैंड हटिए, बेबी रो रहा है, मुझे उसे देखना है। विंग जिसने अभी कोई भी रोप नहीं पहन रखे थे। विंग देखता है कि साइड में ही उसके रोप्स पड़े हैं। फिर उन्हें उठाता है और पहन लेता है और वो बेबी के पास जाता है। फिर बेबी को उठाता है और कहता है तुम इतना क्यों रो रहे हो, मैंने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा था, अलार्म, तुम बिल्कुल अलार्म जैसे हो। बेबी जो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। विंग कहता है अरे तुम अपनी मम्मा की बातों का बुरा मान गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम अलार्म नहीं हो, तुम तो मेरे वांगशन हो। और ये कह के वो उसे फीड कराने लग जाता है। विंग जिसके अब चेस्ट में थोड़ा पेन हो रहा था क्योंकि वांग जी ने पूरी नाइट उसे लिक सक किया था, जिसकी वजह से विंग को पेन हो रहा था। लेकिन विंग क्या कर सकता था, उसे अपने बेबी को तो फीड करवाना था, वो बेबी को तो भूखा नहीं रख सकता था ना। विंग जो कि बस वांग जी की कोई देख रहा था। विंग जी से वांग जी पे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे वांग जी पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था।
और विंग जो कि बेबी को ही फीड करवा रहा था। विंग जो कि अब बेबी को लिटा देता है और वो बाथरूम में चला जाता है। विंग बात ले रहा था। विंग जब बात लेता है तो देखता है कि उसकी चेस्ट पे आज और भी ज़्यादा निशान थे। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, इन निशानों के लिए ही तो मैं तरस रहा था। और विंग जो कि अपनी चेस्ट पे हाथ फहराता है। विंग को उसमें दर्द होता है, लेकिन वो दर्द भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। विंग कहता है, इसमें दर्द हो रहा है, लेकिन ये दर्द भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और विंग जो कि फिर बात लेता है और तैयार होकर बाहर आता है। वांग जी जो कि अभी सो रहा था। विंग फिर उसके फोरहेड पे हाथ रखता है तो विंग देखता है कि वांग जी का बुखार उतर चुका था। विंग कहता था, हस्बैंड अब ठीक है, मैं फिर भी इनके लिए एक बार और काढ़ा बना देता हूँ जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाए। विंग जो कि अब रसोई घर में जाता है और उसने काढ़ा बना लिया था। वहाँ पे चैंग आता है और कहता है, विंग तुम इतनी सुबह यहाँ रसोई घर में क्या कर रहे हो? विंग कहता है, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं उनके लिए काढ़ा बनाने आया हूँ। चैंग जो कि फिर कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। विंग फिर वापस अपने रूम में आता है और वो वांग जी को उठाता है। वांग जी जो कि अब उठ जाता है और फिर विंग कहता है, ये काढ़ा पी लो। वांग जी कहता है, विंग ये काढ़ा मैं पी चुका हूँ, तुम्हें याद नहीं है, तुमने कल रात में मुझे दिया था। विंग कहता है, मुझे याद है, लेकिन हस्बैंड एक बार और पी लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वांग जी जिसने कल ही ये काढ़ा बहुत मुश्किलों से पिया था क्योंकि इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा था। वांग जी जो कि बस विंग की शक्ल देख रहा था। विंग जो कि स्माइल कर रहा था और कह रहा था, लीजिए पीजिए ना, लीजिए हस्बैंड पीजिए। वांग जी जो कि बेचारा बेमन के भी उसे वो काढ़ा पीना पड़ता है और वांग जी वो पी लेता है। और विंग जो कि फिर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग के जाने के बाद बिल्कुल गंदे गंदे फेस बनाता है और कहता है, विंग प्यार के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? ये काढ़ा कितना ज़्यादा कड़वा था, मेरा पूरा मुंह कड़वा हो गया है। और फिर वो उठता है और वो भी अब बाथरूम में चला जाता है बात लेने। वांग जी भी अब हॉल में आ जाता है और सभी लोग वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांग जी भी वहाँ बैठ जाता है। विंग जो कि वांग जी को फूड सर्व करता है और वो लोग खा रहे थे। विंग जिसके हाथ में बेबी था और वो बेबी अचानक ही छींकने लगता है बहुत ज़्यादा। चैंग जो उठकर विंग के पास आता है और कहता है, बेबी को क्या हुआ? बेबी को इतनी छींक क्यों आ रही है? विंग कहता है, बस मौसम चेंज हुआ है तो शायद इसे जुकाम हो गया है। चैंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है, आपने इसे क्यों लिया? जब आप बीमार थे तो आपको बेबी को नहीं लेना चाहिए था, आपकी वजह से इसे जुकाम हो गया है। वांग जी बस चैंग की तरफ ही देख रहा था और वो कुछ नहीं कहता। विंग कहता, चैंग ऐसा मत कहो, इन्होंने बेबी को नहीं लिया। चैंग कहता, लेकिन कोल्ड तो इन्हीं को ही हुआ है ना, और यही तो बारिश में भीग कर आए थे, तो अगर बच्चों को जुकाम इनकी वजह से नहीं हुआ तो किसकी वजह से हुआ है? इन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं और अगर इन्हें कोल्ड था तो इन्हें बच्चों के पास नहीं आना चाहिए था। मैंने इन्हें खुद देखा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा जुकाम था। फिर जिसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो चैंग को कैसे बताए कि बच्चों को जुकाम वांग जी की वजह से नहीं, विंग की वजह से हुआ है, क्योंकि कोल्ड विंग को भी हो गया है। विंग जो कि पूरी रात वांग जी के साथ था और फिर उन्होंने वो सब किया, उसकी वजह से विंग को भी हल्का कोल्ड हो गया था। और बेबी जो विंग का ही जो मिल्क है उसे फीड करता है, इस वजह से बेबी को हो गया। विंग जी से समझ नहीं आता कि वो क्या करे। विंग जी से अचानक ही बहुत तेज छींक आने लग जाती है और विंग कहता है, चैंग देखो देखो मुझे छींक आ रही है, बेबी को कोल्ड मेरे से हुआ है, इनसे नहीं हुआ। इन्होंने तो आने के बाद उसे एक बार गोदी में भी नहीं लिया और रात के समय भी ये बेबी के पास नहीं थे। चैंग कहता है, मुझे नहीं पता कि रात के समय किसके पास थे किसके पास नहीं, पर इन्हें बेबी से दूर रहना चाहिए था और इन्हें अब भी बेबी से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये बीमार है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ये बेबी को नहीं लेंगे। वैन क्वीन और मैडम यूचो की चैंग को ही देख रही थी और वो कहती है, चैंग तुम ये क्या कह रहे हो? वांग जी कहते हैं, चैंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं बेबी को जब तक नहीं लूँगा जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। तुमने ठीक कहा। उसके बाद वांग जी जो कि बस उस टेबल पे से मतलब हटता है और कहता है, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, और वो अपने रूम में चला जाता है। विंग जी से बुरा लगता है लेकिन वो इसमें क्या ही कर सकता था। वो चैंग की विंग जी से पता था कि चैंग बेबी के मामले में किसी की नहीं सुनता, वो विंग की ही नहीं सुनता तो वो और किसी की क्या ही सुनेगा।
विंग जो कि बेबी को फीड करवा रहा था और वो सोचता है मुझे बेबी को फीड नहीं करवाना चाहिए, मैं अभी खुद थोड़ा बीमार हूँ, मुझे खुद कोल्ड हो गया है और शायद मेरी वजह से ही दोनों बेबियों को कोल्ड हो गया है। विंग जो कि बस यही सोच रहा था, वहाँ पे चैंग आता है और चैंग के पास कुछ मेडिसिन थी और वो कहता है ये मेडिसिन उनको दे दो। विंग कहता है उनको? किनको? चैंग कहता है उनको। विंग कहता है किनको? चैंग कहता है ब्रदर इन लॉ को। विंग जब ये सुनते तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है चैंग तुम सबके सामने कितना बुरा बनने का दिखावा करते हो और दिल दिल से तुम कितने अच्छे हो। चैंग कहता है मैं कोई भी दिखावा नहीं करता और मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, मैं बस ये अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बेबी के पास आए और बेबी की तबीयत और ख़राब हो जाए, इसलिए मैं ये दवाई लाया हूँ, तुम ये दवाई उनको दे देना। विंग जो कि वो दवाई ले लेता है और कहता है ठीक है मैं दे दूँगा। चैंग जो कि वहाँ से चला जाता है। विंग फिर वांगजी के पास जाता है और कहता है हस्बैंड ये दवाई पी लीजिए। वांगजी कहता है दवाई? विंग कहता है हाँ ये चैंग लाया है आपके लिए। वांगजी जब ये सुनते हैं तो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या चैंग लाया है? विंग कहता है हाँ मेरा भाई दिखाता ज़रूर है कि वो बहुत गुस्से वाला है, लेकिन वो बिल्कुल नारियल की तरह है, अंदर से बहुत ज़्यादा नरम, वो किसी का भी दुख देख नहीं सकता। देखा आपको इतना कोल्ड हो रहा है तो आपके लिए दवाई ले आया। वांग जी जो कि बस स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई बहुत नरम है। जो कि अब मैडम यू के पास आ जाता है और वो उनके साथ कुछ काम करवा रहा था। बेबी जो विंग के पास ही लेटा हुआ था, बेबी जी से बहुत ज़्यादा खांसी हो रही होती है। विंग जो कि बस ये देखता है, लेकिन विंग पहले इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन अचानक वो खांसी बहुत ज़्यादा तेज होने लग जाती है और बेबी अब बहुत रो रहा था। वहाँ पर चैंग आ जाता है और कहते हैं विंग बेबी को क्या हुआ, वो इतना क्यों रो रहा है। विंग जो कि अब घबरा रहा था, विंग कहता है पता नहीं चैंग इसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और ये बहुत ज़्यादा रोने लगा, मुझे नहीं पता। बेबी जो बहुत तेज रो रहा था और अब सभी लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। चैंग कहते हैं माँ रुकिए मैं वैद को बुला के लाता हूँ। वहाँ पे वैन क्वीन आ जाती है। वैन क्वीन कहती है वैद तो मैं खुद ही हूँ, ये किस वैद को बुलाने क्या है। और फिर वो बेबी को चेक करती है और वो बताती है कि विंग बेबी को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है और बेबी अभी छोटा है तो उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। विंग जब ये सुनता है तो विंग की आंखों में आंसू आते हैं और विंग डर जाता है। वहाँ वांगजी भी आता है, लेकिन वो इस बार बेबी के पास नहीं आता, वो दूर से ही बेबी को देख रहा था। वांगजी कहते हैं इसे क्या हुआ। वैन क्वीन कहती है इसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है और शायद इसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बेबी जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा है। विंग कहते हैं वैन क्वीन क्या इसे क्या हो गया, ये ऐसे सांस क्यों ले रहा है, इसको क्या परेशानी हो रही है। ये बेबी था लैनजुआन। विंग जो कि बस उसे देख रहा था और वो कहता है इसे क्या हो गया, ये क्यों इतना ज़्यादा बीमार हो गया, और वो उसे बस ले लेता है। उसके बाद वैन क्वीन वहाँ आती है और वो बेबी को एक मेडिसिन पिलाती है। बेबी जो पी नहीं रहा था वो मेडिसिन ज़बरदस्ती से पिलाती है। विंग देखता है कि वो कितना रो रहा है, उसने रोने की वजह से अपना पूरा चेहरा लाल कर लिया है। विंग भी अब उसके साथ रोने लगता है। वैन क्वीन और मैडम यू देख रहे थे कि विंग भी रो रहा है। विंग कहता है वैन क्वीन इसे ठीक करो ना, ये इतना क्यों रो रहा है, ये इतना क्यों रो रहा है। वैन क्वीन कहती है बेबी अभी छोटा है, वो अपनी परेशानी रोकर ही बता सकता है, इसलिए वो रोकर ही बता रहा है, तुम मत रो। पर चैंग आता है जिसके हाथ में दूसरा बेबी होता है। विंग जो कि बस उसे देख रहा होता है। चैंग कहता है विंग इसे ले लो, ये भी बहुत रो रहा है। विंग कहता है नहीं चैंग इसे मेरे पास मत लाओ, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, अगर ये मेरे पास रहेगा तो शायद इसकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, नहीं तुम इसे मेरे पास मत लाओ, इसे माँ को दे दो। मैडम यू कहती है विंग तुम ये क्या कह रहे हो। विंग कहते हैं हाँ माँ मैं सही कह रहा हूँ, इसे मुझे मत दीजिए वरना ये भी बीमार हो जाएगा, आप इसे ले लीजिए, मैं इसे नहीं लूँगा जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। मैडम यू जो कि बस विंग को देख रही थी और वो उसके सर पे अपना हाथ फिराती और कहती है बेटा तुम इतना मत घबराओ, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तुम मत डरो। विंग जो कि बहुत डरता है और कहते हैं नहीं माँ मैं इसे नहीं लूँगा, मैं जब तक पूरा ठीक ना हो जाऊँ मैं इसे नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद विंग के रूम का दिखाया जाता है। लैन वांगशन जो कि वहीं पे सो रहा था, विंग जो कि उससे दूर खड़ा था और विंग रो रहा था। वांग जी भी अब उस रूम में आते, उस रूम में अब कोई नहीं था। विंग जो कि वांग जी को हक कर लेता और कहता है हस्बैंड मेरी वजह से देखिए ना ये कितना बीमार हो गया, ये कितना रो रहा था, रो रो के पूरा चेहरा लाल कर लिया। वांग जी जो विंग के बैक पे अपने हाथ फिराता है और कहता है नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, मुझे ही कल यहाँ नहीं आना चाहिए था
और शायद रुकना भी नहीं चाहिए था। विंग कहते नहीं हस्बैंड, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि बच्चे छोटे हैं, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। वांग जी कहते नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। ना ही मैं यहाँ रुकता और ना मेरी तबीयत ख़राब होती और ना तुम मेरे पास आते, मुझे सहारा देते, मेरा ध्यान रखते और मेरा कोल्ड तुम्हें लग जाता। विंग कहते नहीं हस्बैंड, ऐसा नहीं है, आप खुद को दोष मत दीजिए। वांग जी कहता है विंग कि सब मेरी वजह से हुए और वांग जी जो दुखी हो जाता है और कहता है विंग मुझे माफ़ करना, लेकिन शायद मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। विंग कहता है नहीं हस्बैंड, आप खुद को दोष मत दीजिए, ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ है। विंग देखता है कि इस समय मौसम जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा था, लेकिन वांग जी जो कि नहीं सुनता। वांग जी कहता है विंग मैं चलता हूँ, मैं जब ठीक हो जाऊँगा तो मैं वापस तुमसे और बेबी से मिलने आऊँगा, मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरा जाना ही अभी ठीक लगता है, शायद बच्चे मेरी वजह से ही बीमार हो गए हैं। विंग कहते हैं नहीं नहीं, लेकिन वांग जी विंग से हाथ छुड़ाता है और कहता है मैडम यू के पास जाता है और कहता है माँ आप बेबी का और विंग का ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी वापस आऊँगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आऊँगा। मैडम यू कहती है बेटा तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम रुक जाओ, तुम्हें भी अभी औषधि की ज़रूरत है। वांग जी कहते हैं नहीं माँ मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी वापस आऊँगा और मैं अभी निकलता हूँ। और वो चला जाता है। चैंग जो कि बस उसे देख रहा था वो कुछ नहीं कहता। वांग जी जो कि बस अपने हॉर्स पर बैठ जाते और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो कि फिर पूरी नाइट वो भी हॉर्स पे राइड करता है, उसके बाद वो अपने क्लैन पहुंचता है। वांग जी जिसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी एक तो पहले से बहुत ज़्यादा बीमार था और उसने पूरी नाइट हॉर्स पे राइड की थी, उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है। वांग जी जो कि अपने रूम में आके चुपचाप लेट जाता है, वो किसी से कुछ नहीं बताता। वहाँ पर थोड़ी देर बाद मैडम लैन आती हैं। मैडम लैन जो कि बहुत स्माइल कर रही थी और वो कहती हैं वांग जी, बेटा वांग जी तुम अभी आए हो। वांग जी जो कि कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप बेड पे लेटा हुआ था। मैडम यू जो कि अब वांग जी के पास जाती हैं तो वो देखती हैं वांग जी जिसका चेहरा बिल्कुल पेल पड़ चुका था। वो उसके फोरहेड पे हाथ रखती है और कहती है वांग जी बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतना फीवर कैसे हो गया। वांग जी कहते हैं नहीं माँ मुझे कुछ नहीं हुआ। मैडम यू कहती है तुम बिल्कुल बुखार में तप रहे हो और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वांग जी कहते हैं नहीं माँ मुझे कुछ नहीं हुआ। मैडम लैन कहती है तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों। वांग जी जिसकी आंखों से वो आंसू बह जाते हैं और वो कहते हैं माँ मेरी वजह से बच्चे बीमार हैं। लैन युआन को बुखार है, उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड है। वो बहुत रो रहा था माँ, उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। विंग भी बहुत रो रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ माँ, मेरी वजह से। मैडम लैन कहती हैं ये तुम क्या कह रहे हो तुम्हारी वजह से। वांग जी कहते हैं हाँ माँ मैं कल यहाँ से बारिश में भीगता हुआ वहाँ गया और मेरी वजह से ही सबको वहाँ पे परेशानी हुई और मेरी वजह से ही विंग और बच्चे बीमार पड़ गए माँ। वांग जी ये कह के बहुत रोने लग जाता है। मैडम लैन कहती हैं वांग जी तुम रो मत बेटा, मौसम चेंज हुआ है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। वांग जी कहते हैं नहीं माँ मुझे नहीं जाना चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैडम लैन कहती है खुद को दोष देना बंद करो वांग जी, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है और तुम अभी आराम करो, मैं अभी आती हूँ। मैडम लैन जो कि जाती हैं और वैद्य को लेकर आती हैं और कहती हैं वांग जी को चेक करो, वांग जी की तबीयत बहुत ख़राब है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सिचन आते और कहते हैं माँ वांग जी को क्या हुआ। मैडम लैन कहती हैं ये पूरी रास्ते बारिश में भीगते हुए गए हैं जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है। सिचन कहते हैं अच्छा। उसके बाद वो वहीं पे खड़े होते हैं और वैद्य चेक करते हैं और बताते हैं कि हाँ इन्हें बहुत ज़्यादा बुखार है। वैद्य जो वांग जी को औषधि दे देते हैं, उसके बाद वो मैडम लैन से कहते हैं आप इनका ध्यान रखिए और वो वहाँ से चले जाते हैं। सिचन भी वहाँ से जा चुके थे। मैडम लैन जो बस वांग जी को देखती हैं और कहती हैं बेटा अपना ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। और वो वांग जी को एक ब्लैंकेट उड़ाती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है, एक तरफ उसे अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। विंग की आंखों से जो आंसू लगातार बह रहे थे और वो कहता है हस्बैंड भी रुके नहीं, वो भी चले गए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो खुद को दोषी मानते हैं और वो वहाँ से चले गए। वो भी बीमार हैं, न जाने वो कैसे होंगे।
ऐसे ही ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें सेकंड डे का दिखाया जाता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वहाँ पर फिर से वैन क्वीन आती है और वो बेबी को चेक करती है। अब बेबी पहले से ठीक था। वो कहती है विंग तुम इसे दवाई पिला देना और ये अब ठीक है, तुम डरो मत। विंग कहता है चैंग जो कि फिर वांगशन को विंग को देता है, तो विंग कहते हैं नहीं, इसे इसे मेरे पास मत लाओ, मेरे पास मत लाओ। चैंग जो कि बस विंग को ही देख रहा था, वहाँ मैडम यूँ आती है और कहती है विंग तुम ये क्या कह रहे हो, कल से ये तुम्हारे बिना पता है कैसे रहा, ये पूरी रात रोया है। विंग कहता है लेकिन माँ ये मेरे पास आएगा तो भी रोएगा, इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैडम यूँ कहती हैं विंग तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। विंग जो कि रोने लग जाते हैं और कहते हैं नहीं माँ मैं इसे नहीं लूँगा, ये भी बीमार हो जाएगा जैसे युवान हो गया था, मैं नहीं लूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो रो रहा था। मैडम यूँ कहती है अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि बच्चे हैं, बीमार पड़ जाते हैं, मौसम चेंज होता है, ये क्यों इतना घबरा रहा है। अगर ये बेबी को नहीं लेगा, बेबी इससे दूर रहेगा तो भी वो रोएगा, वो भी बहुत छोटा है, वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। मैं विंग को ये कैसे समझाऊं। वैन क्वीन और चैंग जो कि मैडम यू की बातें सुन रहे थे और वो बस बेबी की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि वांगशन भी अपनी माँ के लिए रो रहा था। वो भी तो एक छोटा ही बच्चा था, कल रात से वो अपनी माँ से दूर था। विंग जो कि उस दिन पूरे दिन ही बच्चों को अपने पास लेने से बहुत डरता है। मैडम यू और वैन क्वीन उसकी बहुत मदद करते हैं, लेकिन विंग बार बार मना ही कर रहा था और ऐसे ये दिन बीत रहे थे। अब वांग जी को गए हुए 2 दिन बीत चुके थे। विंग जो कि अपने कमरे में लेटा हुआ था और वो कहता है हस्बैंड ने कहा था कि वो ठीक हो जाएंगे तो वो वापस आएंगे, क्या वो अभी तक ठीक नहीं हुए, क्या वो अभी तक बीमार है। काश मैं इस समय उनके पास होता, इस समय उनको मेरी ज़रूरत है और मैं उनसे दूर हूँ। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो 2 दिन से अपने रूम से बाहर नहीं निकला, उसकी तबीयत अब पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैडम लैन जी ने समझ नहीं आ रहा था कि हमने वांग जी को औषधि तो दी है, पर उन औषधियों का असर क्यों नहीं हो रहा है। वो बहुत परेशान होती है और वो वांग जी के पास ही बैठी थी और वो कहती है वांग जी बेटा उठो कुछ खा लो। वांग जी कहते हैं नहीं माँ मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। मैडम लैन कहती है बेटा अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो औषधि कैसे लोगे, और तुम्हें वापस जियांग क्लैन भी तो जाना है ना, कल चैंग की शादी है। वांग जी कहते क्या कल शादी है, मैं 2 दिनों से उठा नहीं, मुझे यहाँ बिस्तर पे पड़े पड़े 2 दिन हो गए। मैडम लैन कहती हाँ तुम्हें जियांग क्लैन से आए हुए 2 दिन हो गए, क्या तुम्हें ध्यान नहीं था बेटा। वांग जी कहते हैं माँ मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, मैं 2 दिनों से यहाँ था, मुझे जियांग क्लैन जाना था। मैडम लैन कहती हैं बेटा अब कल चैंग की शादी है, कल तुम हमारे साथ ही चल लेना, और वैसे भी अभी तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम अकेले कैसे जा पाओगे। वांग जी कहते हैं नहीं माँ मुझे अभी अभी जाना है, और वो बेड से उठ जाता है। लेकिन वो जैसे रूम से बाहर जाता है उससे पहले ही उसके पैर में दर्द होता है और वो फ्लोर पे गिर जाता है। मैडम लैन वहाँ भाग कर जाती है और वांग जी को पकड़ती है और कहती है बेटा मेरी बात को समझो, कल हमारे साथ ही चल लेना, आज तुम आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वांग जी जो कि बस कुछ नहीं कहता और वो बेड पे बैठ जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। वांग जी को आए बिना 2 दिन बीत चुके थे। वहाँ पे अब कल चैंग की शादी थी। पूरे महल में जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। सारे सर्वेंट जो काम कर रहे थे और बहुत से जो गेस्ट थे वो आ चुके थे। विंग जिसके चेहरे पे बस एक उदासी थी और चेहरे पे बस रूखापन था। विंग जो कि बस डोर को ही देख रहा था, वो सोच रहा था शायद आज हस्बैंड आ जाए, लेकिन विंग जिसका इंतज़ार ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि वांग जी आज भी आने वाला नहीं था। चैंग जिसकी कल शादी थी, वैन क्वीन भी अपने घर जा चुकी थी, उसे भी अपनी शादी के लिए और भी काम थे और उसकी शादी थी तो वो अपने क्लैन चली गई थी। विंग जो कि बस चुपचाप एक साइड में बैठा हुआ था, उसने 2 दिनों से फंक्शन को हाथ भी नहीं लगाया था। विंग जो कि बच्चों के पास जाने से डर रहा था, वो सोच रहा था कहीं मेरी वजह से ये बच्चे दोबारा और बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए विंग डरता है। वहाँ पे मैडम यू विंग के पास आती है और उसे युआन को देती है और कहती हैं लो इसे सुला दो, अब ये बिल्कुल ठीक है। विंग जो बेबी को अपनी गोद में ले लेता है और वो बस उसकी चेहरे को देख रहा था कि 2 दिन में ही इसका चेहरे का रंग बिल्कुल उतर गया, ये कितना कमज़ोर सा लग रहा है।
विंचू की बस यही देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोचता है मुझे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं बच्चों के पास बिल्कुल नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा। और विंग यही सोच रहा था। विंचू की अब उठता है और अपने रूम में जाता है। विंग देखता है कि वहाँ पे वांगशन सो रहा था। विंग कहता है यहाँ पे वांगशन को किसने लटाया? मैंने मना किया था ना कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ वांगशन को मेरे पास मत लाओ, लेकिन ये चैंग मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। जब मैं मना करता हूँ कि मेरे पास से बच्चों को ना ले जाए तो वो ले जाता है, और आज जब मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरे पास ना रहें तो वो यहाँ छोड़ गया। फिर विंग सोचता है कल चैंग की शादी है, शायद वो बिजी होगा इसीलिए छोड़ कर गया। और विंग भी अब वांगशन के पास आ जाता है। वांगशन जो बिल्कुल ठीक था और वो सो रहा था। विंग कहता है तुम्हें देखता हूँ तो मैं डरता हूँ कहीं मेरी वजह से तुम बीमार न पड़ जाओ, इसीलिए मैंने खुद से तुम्हें दूर रखा। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा था। और विंचू की अब वांगशन के फोरहेड पे किस करते और उसके साइड में ही लैन युआन को सुला देता है। और विंग जी से नींद नहीं आ रही थी, वो वांग जी को बहुत ज़्यादा मिस करता है। और विंग कहता है हस्बैंड कल आप शादी में आएंगे ना? मुझे आपका इंतज़ार है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ हस्बैंड, प्लीज़ आइएगा, मुझे आपका बहुत इंतज़ार है। और विंग यही सोचते हुए लेट जाता है और विंग को पता नहीं चलता उसकी आँख लग जाती है।